Those who qualified CAPFAC 2025 written examination, they have high chance to make to final, or if not in final, then in some other area, in some other organization, you will get chance to have another जॉब अपॉर्चुनिटी। सो इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू जो है वो आपका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरव्यू में जैसा कि आप जानते हो कि मार्क्स जो हैं अभी हाल के दिनों में लास्ट 4-5 ईयर्स का देखो तो एज हाई एज 130 भी मिले हैं और एज लो एज 45 भी मिले हैं। इस रेंज में मार्क्स हमने देखा है, आपको दिखाएंगे भी। आगे आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीजों को आप समझोगे, जानोगे। लेकिन जो अभी तक आए हैं इधर में जो मैं जानता हूं तो एज हाई एज 130 और एज लो एज 45। हो सकता है इसके बियॉन्ड भी किसी को मिला हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है। तो इंटरव्यू एक ऐसा चीज नहीं है कि आप 2 दिन 4 दिन वर्क करोगे और उसमें हो जाएगा। इंटरव्यू इज अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट। यूपीएससी से कि इट इज पर्सनालिटी टेस्ट, मीन्स योर पर्सनालिटी। इट इज नॉट अबाउट योर नॉलेज ओनली, इट इज नॉट अबाउट योर accumulation of data, cramming facts. It is about how you are presenting yourself. बहुत बार जैसे जो डिस्कशन डिबेट्स होते हैं तो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, हाई नंबर ऑफ डिग्रीज या उनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होता है, लेकिन वो बेसिक फैक्ट्स को, बेसिक एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनके पास नॉलेज कम होता है, लेकिन वो उन चीजों को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप वहां जा रहे हो ना आपके पास नोटबुक है, ना आपके पास कोई बुक है, ना मोबाइल है, ना फ्रेंड्स है, कोई भी नहीं। आप हो, आप अपने बॉडी और माइंड को ले जा रहे हो, आप वहां प्रेजेंट हो रहे हो। सो आपको बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है। मैं डिटेल में कुछ और एस्पेक्ट्स में जाऊं उसके पहले मैं कुछ कैंडिडेट्स जो फाइनली सेलेक्ट हुए उनके मार्क्स दिखाना चाहता हूं। इनमें से वो कैंडिडेट्स के मार्क्स मैं कुछ लिमिटेड को दिखाना चाहता हूं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी नहीं क्वालिफाई किए हैं। मैं उन लोगों का मार्क्स भी दिखा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्वालिफाई, बहुत सारे लोग हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करते हैं। लास्ट मंथ में यदि देखोगे तो बोनी का जो हमने उनके साथ इंटरव्यू किया था, उनके साथ उनकी जर्नी का, तो वो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसमें क्वालिफाई हुए। लेकिन मैं उनका मार्क्स नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी उनके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ कुछ वो कैंडिडेट्स के मार्क्स दिखा रहा हूँ जो मल्टीपल टाइम लिए। जैसे आप यस्टरडे देखोगे तो हमने अभिषेक कुमार यादव का के साथ इंटरव्यू किया, उनके भी मार्क्स आपको दिखा रहा हूँ। उनका फिर विनीत कुमार यादव, उनका भी इंटरव्यू हमने लास्ट मंथ किया था, तो उनके भी मार्क्स दिखा रहा हूँ। तो कुछ ऐसे पर्सन यहाँ मैं दिखा रहा हूँ जो एटलीस्ट 2 टाइम्स इंटरव्यू राउंड में पहुंचे, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो काफी वेरिएबल थे। इनका देखो कल मैंने इंटरव्यू इनका प्रेजेंट किया, तो अभिषेक कुमार यादव, ये AIR 68 इनका आया CAPFAC 2024 में। अब ये देखो जो इनका कल हमने प्रेजेंट किया था, तो ये वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखोगे कि इनका 22, 22, 23, 24, ये 3 अटेम्प्ट कंटिन्यूअस, यानी 3 अटेम्प्ट दिया, ऑल 3 अटेम्प्ट में इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे। अब 22 देखो, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर 1 बहुत अच्छा मार्क्स, पेपर 2 रिस्पेक्टेबल, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में 92। तो इसको यदि हम 2019 के पहले का ये यदि होता, सपोज करो कि 2018, 2017, 2016, या हमारे टाइम में मान के चलो कि 2012, 2013, ये सब, तो शायद ये अच्छा होता। लेकिन अभी के स्टैंडर्ड में ये अच्छा नहीं है। इनका 335, लेकिन यदि देखोगे तो कट ऑफ जो है वो शायद 341 के आसपास तक ओबीसी में ये गया था, ठीक है। और 343 शायद था जनरल कैंडिडेट, जो मेन लिस्ट में तो 345 था, ठीक है। और उसके बाद फिर शायद 1-2 नंबर कम हुआ। तो यदि देखा जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट इनका अच्छा मार्क्स है, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में भी देखो तो इनका रिटर्न में, चूंकि 22 में जो पेपर 1 का कट ऑफ था, 1 आपका 35 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। और इसमें देखोगे कि 117.85,
तो कट ऑफ ही काफी कम हो गया है। तो इस आधार पे इनका मार्क्स जो पेपर वन में एक तरह से सही माना जाए। पेपर टू में ऑब्वियसली है थोड़े कम मार्क्स में, 10 मार्क्स कम हुए, लेकिन इंटरव्यू में ये बहुत खराब कर सकते हो। लेकिन आप इस ईयर में आओ, पेपर वन में मार्क्स फिर डिक्रीज हुआ। देखो यदि पेपर वन में इनका कंटिन्यूअसली मार्क्स डिक्रीज हो रहा है, इसका कारण क्या है कि कट ऑफ रेगुलर रूप से कम होता जा रहा। आप देखो 24 में 97 पॉइंट समथिंग कट ऑफ था पेपर वन का। तो इस आधार पे ठीक है। पेपर टू में इन्होंने यहां से देखो काफी इंप्रूवमेंट किया, 22 मार्क्स। लेकिन यहाँ जो इनका मेन इंटरव्यू में है वो 45 मार्क्स का इन्होंने लीड लिया है। तो ये मायने रखता है, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो यहाँ इंटरव्यू में इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया और प्लस इसमें इंप्रूवमेंट किया। लेकिन ये वाला पार्ट चूंकि पेपर टफ होता जा रहा था, कट ऑफ कम जा रहा था, तो इस आधार पे इनका भी कम हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम होना चाहिए। इस बैच में ही 24 में बहुत सारे लोग हैं जो 140 प्लस लाए हैं, तो लाना तो चाहिए था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखो, टू पार्ट्स जो है इसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फाइनली इनका रिजल्ट हो गया, दिस वाज द थर्ड अटेम्प्ट। और चलो ठीक है, रैंक इनका 68 आया। इनका विनीत यादव, इनका भी हमने आपको प्रेजेंट किया था, ये भी 3 टाइम्स इंटरव्यू दिए। लेकिन फर्स्ट टाइम 21 में, फिर 22 में, फिर 23 नहीं 24 में। ठीक है, तो देखो यदि इसमें आप देखो 21 फर्स्ट अटेम्प्ट इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट मार्क्स 98, सेकेंड अटेम्प्ट इनका भी देखो 75 मार्क्स है। अभिषेक यादव का भी 75 मार्क्स था, लेकिन इसमें देखो इनका 125। इसका मतलब क्या है, 50 मार्क्स इन्होंने इंटरव्यू में एक्स्ट्रा लाया। 50 मार्क्स समझ सकते हो बहुत बार क्या है। अब यदि आप देखो इनका 20 ये 21 वाले बैच में 346, एक तो पेपर वन में भी, सॉरी पेपर टू में भी कम है, और पर्सनालिटी टेस्ट में भी आपका कम है। तो यदि ये पर्सन ऐसे हैं जो बैक टू बैक 4 टाइम सिविल सर्विसेज के मेंस भी लिखे हुए हैं, सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में भी गए हैं, उस आधार पे ऑब्वियसली इनका मार्क्स कम है। देखोगे कि इनका तीनों में यदि पेपर टू देखो तो इनके मार्क्स उस स्टैंडर्ड से कम है। जो पर्सन सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा हुआ है और सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ है, उसके लिए ये मार्क्स बहुत कम है। तो इन्होंने खुद, इनका आप इंटरव्यू जा करके देख सकते हो, लास्ट मंथ इनका मैंने इनके साथ सितंबर में मैंने इंटरव्यू प्रेजेंट किया था। इसका कारण ये था कि ये इन्होंने जो फोकस किया था वो सिविल सर्विसेज पे इनका फोकस था। इस असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम पे इतना ज्यादा फोकस जिस लेवल का होना चाहिए उस पर उन्होंने फोकस नहीं दिया। लेकिन इस टाइम यदि देखोगे तो इंटरव्यू में इन्होंने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया। ठीक है, तो ये इनका देखोगे कि 50 नंबर का 50 मार्क्स का डिफरेंस है। इनका देखो 2020, 22, 23। ठीक है, 23 में इनका सिलेक्शन हुआ, शिवांकुर। 124 पेपर वन, पेपर टू 89, फिर आपका ये 213 रिटर्न, 90 पर्सनालिटी टेस्ट। यहाँ देखो 90 पर्सनालिटी टेस्ट और यहाँ देखो 120। इसका मतलब क्या है, 30 मार्क्स का डिफरेंस। और यदि 22 में लो तो 85। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 35 मार्क्स का। तो यदि हम फर्स्ट अटेम्प्ट और इनका लास्ट अटेम्प्ट देखते हैं तो 30 मार्क्स का डिफरेंस, और लास्ट 2 अटेम्प्ट का डिफरेंस 35 मार्क्स। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस बार इनका जो रैंक बहुत अच्छा आया, इसका एक तो कारण था कि पेपर वन में यहाँ इन्होंने 23 में 117.85, जहां पेपर वन का कट ऑफ है, वहां इन्होंने 40 मार्क्स एक्स्ट्रा लाया पेपर वन में, और प्लस इंटरव्यू इनका एक्सेलेंट। तो दैट्स वाई जो है इनका बहुत अच्छा ये 12th रैंक इनका था। इनका देखो अमन, ये मुझे भी बहुत खराब फील हुआ और ये कैंडिडेट को भी बहुत खराब फील हुआ होगा जब इनको 45 मार्क्स आया। अब तक का मैंने बताया ना कि लोएस्ट जो स्कोर है 45। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को आया, बहुत और कैंडिडेट हैं जिनको ये 45 आया। 2020, 21, 2019, 2018 ये सब में 45 मार्क्स कई कैंडिडेट्स को दिए गए थे। तो 21 में इनका 45 मार्क्स। अब यदि आप पेपर वन और पेपर टू देखो, तो पेपर वन में इन्होंने 22 वाले बैच में जो है इंक्रीज किया, तो 10 मार्क्स, इसमें इनफैक्ट 9 मार्क्स कर सकते हो, ठीक है ना, इंक्रीज किया। पेपर टू में सेम एक तरह से, ठीक है ना। तो यही जो डिफरेंस है
जस्ट 9 मार्क्स से हाँ, 1 मार्क्स से हाँ, तो 10 मार्क्स का रिटेन में डिफरेंस है। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट का जो डिफरेंस है, क्योंकि ये तो एकदम पैथेटिक कह सकते हो ना, और यहाँ जो आपका डिफरेंस हो गया, ये आपका 57 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। तो आपने देखा कुछ कैंडिडेट का 45 मार्क्स, 50 मार्क्स, इनका तो हाईएस्ट 57 मार्क्स का डिफरेंस ये हुआ। इनका देखो, तो चलो ये 22 में ये इंटरव्यू राउंड तक नहीं पहुंच पाए थे रिटेन क्वालिफाई करने के बाद, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ इस वजह से कि देखो, यदि 22 में देखो तो इनके मार्क्स जो हैं रिटेन के 231 हैं। इसमें देखो 23 में आपके 196 है, यानी कि कम है। बट पर्सनालिटी टेस्ट में देखोगे कि 83, तो बहुत कम है। यहाँ देखो 114, तो इनका सिलेक्शन हो गया 24 में। तो यहाँ से 31 मार्क्स का डिफरेंस इंटरव्यू में है, ठीक है। तो ये आपने जो कैंडिडेट्स के मार्क्स देखे, तो किसी का 57 मार्क्स डिफरेंस, किसी का 50 मार्क्स डिफरेंस, किसी का 45 मार्क्स डिफरेंस, किसी का 35 मार्क्स डिफरेंस, ये सब डिफरेंस आए। ये कैंडिडेट्स मल्टीपल टाइम पर्सनालिटी टेस्ट में अपियर हुए, मल्टीपल टाइम इन्होंने दिया, उस लेवल तक पहुंचे। जी ध्यान रखना कि ऑब्वियसली है, कंटिन्यूअस लगे रहे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये दिखाने का मेरा तात्पर्य ये भी है, मेरा मकसद ये भी था कि कभी आप मत सोचो कि हम एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए तो हमारा लाइफ खत्म हो गया या इस एग्जाम में चांस खत्म हो गए। नहीं, बहुत बार ऐसे बच्चे होते हैं जो 3 4 5 अटेम्प्ट, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि 4 से एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जब रिजर्व लिस्ट में आप हो, मीन्स सॉरी, आप रिजर्व कैटेगरी में हो, कोई आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, तभी आप 4 अटेम्प्ट से ज्यादा दे सकते हो। अब आप ओबीसी में हो, SC ST में हो, एक सर्विसमैन में हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय में हो, तब आपको एक्स्ट्रा चांसेस मिलते हैं। लेकिन फिर भी यदि जनरल में भी हो, तो किसी को हो सकता है, मैं कहता हूँ कि 2 अटेम्प्ट ही मिल सकता है, किसी को 3 मिल सकता है, किसी को 4 मिल सकता है, किसी को एक भी मिलता है। इस कारण से कि यदि आप अवेयर बाद में हुए, या आपका एज ऐसा ब्रैकेट में आ रहा है कि आपको ग्रेजुएशन करते लेट हो गया, या किसी कारण से आप उस चीज पर ध्यान नहीं दे पाए, तो वैसे होते हैं। तो आपको किसी को 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको ज्यादा मिल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि हम एक बार 2 बार नहीं हुए तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो, जिन लोगों को भी मैंने दिखाया, बाद में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर जो भी इश्यूज थे उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। एक और चीजें हैं, बहुत बार ये लक की भी बात होती है। जैसा कि यदि आप कल देखोगे अभिषेक यादव का जो इंटरव्यू, जिन उनके साथ जो मैंने किया, तो मैंने उनसे पूछा, और मैं बहुत बार कैंडिडेट से पूछता हूँ, और मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के डेटा एनालाइज करता हूँ। एटलीस्ट जो कैंडिडेट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कैंडिडेट्स को मैं जानता हूँ, उनके बेसिस पे लगता है यस, कुछ टाइम लक भी मायने रखता है। लेकिन लक से ज्यादा आपका प्रिपरेशन मायने रखता है। जैसा कि आप देखोगे कि उन्होंने बोला ना कि 25% लक काम करता है, 75% ये। तो ये कोई फिक्स क्वांटिटी तो नहीं है ना, कोई बोलेगा सर 10% मेरा लक काम किया, इसको क्वांटिफाई तो प्रॉपर नहीं कर सकते हो, लेकिन हर पर्सन का अपना अपना ओपिनियन है। लेकिन हाँ, थोड़े लक भी मायने रखते हैं। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने क्या सोचा, क्या रिप्लाई किया, और जो बोर्ड है वो आपके आंसर को किस ढंग से कंसीडर कर रहे हैं। यदि वो आपके आंसर को पॉजिटिव वे में कंसीडर कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा थोड़े मार्क्स मिलते हैं। और जो आप कहना चाह रहे हो वो मैसेज उनके पास तक प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पाया, तो मे बी वो निगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। आपने देखा कि किसी बच्चे का 45 भी मिल रहा है, 75 भी। ये वो बच्चे हैं जो सारे के सारे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि इंटरव्यू, यूपीएससी बोलती है कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी मायने रखती है। आपका जो क्लोथिंग सेंस है, आपके जो आउटर लुक है, वो भी ध्यान रखा जाता है। आउटर लुक का ये मतलब नहीं है कि किसी की हाइट थोड़ी ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी का कलर अलग हो सकता है, स्किन कलर स्लाइटली डिफरेंस, किसी का प्रश्न जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ ऐसे देखो पर्सन होते हैं जिनको लगता है कि वो स्माइलिंग, उनका फेस स्माइली फेस होता है, तो लगता है कि वो स्माइल कर रहे हैं रेगुलर। कुछ ऐसे होते हैं जो लगता है हमेशा टेंस में रहते हैं। तो कुछ चीजें नेचुरल होती है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है हमको थोड़े से चेंज करने की जरूरत होती है।
जैसे अभी देखोगे कि बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन के डेट घोषित हो चुके हैं, नवंबर में वोटिंग होना है। तो प्रशांत किशोर जो कि एक इस समय चर्चित चेहरे हैं और पोल स्ट्रेटजिस्ट से लेकर के अभी कंटेंडर हैं, तो बहुत बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एक सीनियर लीडर ने हमें फोन करके कि प्रशांत और सब कुछ ठीक है, लेकिन मुस्कुरा कभी कभी मुस्कुराओ, मुस्कुराते नहीं हो। तो वो बोलते हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं मुस्कुराता नहीं हूं या हंसता नहीं हूं, लेकिन इतनी समस्याओं को देखता हूं, इतने प्रेशर लेकर के और सारी चीजों को जब देखता हूं, समाज को जब देखता हूं, तो कहाँ से मुस्कुरा सकता हूं। तो ऐसा है कि यस, कुछ चीजें हैं चेंज हो सकती है। सेम पर्सन है, आप देखोगे प्रशांत किशोर का ही या जो भी पर्सन का, लालू प्रसाद यादव या जो भी हैं, नीतीश कुमार या जो, तो वो पर्सन मुस्कुराते भी हैं, टेंस में भी रहते हैं। तो कुछ चीजें होती है जहां जिस ढंग से आप प्रेजेंट कर रहे हो, किसी का शोक सभा में जाओगे और आप मुस्कुराने नहीं लगोगे, वहां आपको सीरियस दिखना है। आप बैटल फील्ड में जा रहे हो, आप मुस्कुराने नहीं लगोगे। आप मॉइस्ट ऑपरेशन में जा रहे हो तो मुस्कुराने नहीं लगोगे। हर जगह का सिचुएशन होता है। तो वैसे ही बोर्ड जो है वो चाहती है कि जो सिचुएशन आए, जैसे सिचुएशन आपको दी जाए, उस ढंग से आपको वर्क करने की जरूरत है। यदि वो कुछ लाइट मोमेंट शेयर करते हैं तो आपको भी उसमें एंजॉय करना है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये पर्सनालिटी टेस्ट है, इसमें आप क्या हो, आपका जो स्पीकिंग स्किल्स हैं, वर्ड्स जो हैं, वो बॉडी से हार्मोनाइजेशन में होना चाहिए। जब आप बोलते हो तो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। अब आई कांटेक्ट का ये मतलब नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली गेजिंग कर रहे हो, नहीं। आप थोड़े से इधर उधर कर सकते हो, दूसरे पैनलिस्ट को भी देख सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं उनसे आपका जो होना चाहिए इंटरेक्शन, आई कांटेक्ट भी रहना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजों को हमेशा मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूँ, टाइम एंड अगेन कहता हूँ कि इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में हमेशा ध्यान रखो, एवरी कैंडिडेट इज यूनिक। सेम क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट पर्सन से पूछा जाए तो वो अलग अलग होगा। आपने बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें, बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे, उसमें होता है कि सिंपल क्वेश्चन, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल होता है, रोटी क्या है, 50 आदमियों से पूछोगे तो वो अलग अलग डेफिनेशन देंगे। धर्म क्या है, अलग अलग लोगों से पूछोगे तो अलग अलग आंसर देंगे। आप कौन हो, अलग अलग लोगों से पूछोगे तो अलग अलग आंसर दिए जाएंगे। कुछ फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स वो सबके लिए सेम होते हैं। इंडिया कब आजाद हुआ, यदि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो आप 1947 बोलोगे, 15 अगस्त 1947। लेकिन यही पूछा जाए, क्या भारत सच में 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, आपका ओपिनियन, तो सब लोग सेम ओपिनियन नहीं देंगे। तो इस चीज को ध्यान आपको रखने की जरूरत है। एवरी पर्सन इज यूनिक इन पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू टेस्ट। और आपको अपनी पर्सनालिटी के अनुसार, आप जिस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या जिस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हो, उसके आधार पे आपको रिप्लाई देने की जरूरत होती है। यदि आप देश के एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़े हो तो बोर्ड आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको उस लेवल का एक्सपोजर होना चाहिए। यदि आप आईआईटी कैंपस में रहे हो तो आपको दिखाना चाहिए बोर्ड में कि यस, मैं आईआईटी कैंपस में रहा। यदि आपने डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन की तो नो डाउट आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का इंटरेक्शन स्टूडेंट से, जो फेलो एस्पिरेंट से कम रहा। या आपने कहीं ऑफलाइन कोचिंग की जहां 100 200 300 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, तो वहां आपका इंटरेक्शन ज्यादा होगा। यदि आपने ऑनलाइन चीजों को की तो आपका इंटरेक्शन फिजिकल में भी कम हो सकता है। बट देर आर सो मेनी फैक्टर्स। किसी के फादर मदर फार्मर हैं, किसी के फादर मदर डेली वेज लेबर हैं, किसी के फादर मदर या दोनों में से दोनों, या कोई एक, या जो भी है कि कोई बिजनेस कर रहे हैं, या कोई टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट हैं, या कोई पॉलिटिशियन है। हर टाइप के लोग वहां जा रहे हैं जो इंटरव्यू में पहुंचते हैं। कभी 500 कैंडिडेट्स, कभी 1000 कैंडिडेट्स, कभी 1500 कैंडिडेट्स। तो हर कैंडिडेट्स सेम बैकग्राउंड से नहीं है। रिटन पार्ट जो अब तक था उसमें सबको सेम क्वेश्चन दिया गया,
किसी ने संस्कृत से ग्रेजुएशन किया हो या सोशियोलॉजी से किया हो, मैकेनिकल से किया हो या सिविल से किया हो, एमबीबीएस किया हो या नर्सिंग किया हो, किसी ने कुछ भी किया हो, सबको सेम क्वेश्चन दिया गया। यदि मैथ्स के क्वेश्चंस थे तो सबके लिए सेम थे। जो लड़का, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, उनके लिए मैथ इजी लगा होगा, मतलब चांसेस मैक्सिमम है। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड के, मे बी उनको डिफिकल्ट लगा होगा, मे बी मैं कह रहा हूँ, सकता है आर्ट्स बैकग्राउंड से, लेकिन उन्होंने मैथ्स काफी अच्छा प्रैक्टिस किया, या प्लस टू लेवल तक उन्होंने मैथ्स पढ़ा था, या टेंथ लेवल तक तो एटलीस्ट सब पढ़े थे, तो शायद टेंथ लेवल तक पढ़ा था, वहाँ उनका कंसेप्ट सही था, यहाँ उन्होंने वर्क किया। तो किसी का साइंस अच्छा लग रह सकता है, किसी का हिस्ट्री रह सकता है, लेकिन सबको सेम क्वेश्चन दिया गया। भले आपने हिस्ट्री ना पढ़ा हो, आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड ना हो, सबको लेकिन सेम क्वेश्चन। बट यहाँ जब आते हो तो सबको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इस वजह से जो प्रिपरेशन भी है, आपको उस लेवल से करने की जरूरत है। आप जो हो उसके बेसिस पे करो। बहुत सारी मीथ्स होते हैं, जैसे कि कल भी मैंने जो इंटरव्यू उनसे लिया था अभिषेक से, तो ये पूछा कि जो कोई पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है ना, कुछ ऐसे पर्सन बोलते हैं, मैं सर, लोग कह रहे हैं या बहुत लोग कह रहे हैं या सीनियर कह रहे हैं कि यदि तुम आईटीबीपी फर्स्ट चॉइस दोगे ना तो मार्क्स ज्यादा मिलेगा। मैंने अभिषेक का दिखाया कि एवरी टाइम उन्होंने बीएसएफ को ही फर्स्ट चॉइस दिया, लेकिन यदि उनको 120 मिल रहा है तो 75 भी मिल रहा है उसी बीएसएफ पे। किसी ने सीआईएसएफ दिया तो उनको 75 सीआईएसएफ पे भी मिल रहा है, और सारी चीजों पे। तो कभी भी आप ये ना सोचो कि किसी एक चीज में कोई आप देते हो तो उसमें आपको प्रायोरिटी मिल जाएगी, नहीं। हर पर्सन जो है वो अलग अलग है। किसी को सेम कोर्स दिए मल्टीपल टाइम तो अलग अलग मार्क्स मिल रहे हैं, कोई भी इससे नहीं होता है। कुछ ऐसे पर्सन हैं एनसीसी किए हुए हैं, तो नो डाउट बोला गया है कि एनसीसी आप किए हो तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम में। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि आप एनसीसी किए हो बी और सी तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। एवरी टाइम आप देखो, जनरली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सो एनसीसी वाले होते हैं, बहुत सारे बच्चे एनसीसी के हैं, लेकिन मेजोरिटी जो इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं तो मेजोरिटी एनसीसी वाले नहीं है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे एनसीसी वाले भी हैं जिनका 100 से कम मार्क्स मिल रहा है, और कुछ ऐसे मेजोरिटी ऑफ वो बच्चे जो टॉप नॉच में है वो एनसीसी नहीं किए हुए हैं। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो मायने रखता है। सबसे पहली बात है कि एवरी कैंडिडेट यूनिक है, तो जब यूनिक है तो उसको गाइडेंस के लिए भी यूनिक चाहिए। यूनिक इन द सेंस है कि यस, आप यदि कुछ हो तो आपको, यस, आपके अनुसार, आपके बैकग्राउंड के अनुसार। देखो डियर, जब भी मैं किसी कैंडिडेट से जुड़ता हूँ या जो कैंडिडेट मेरे से जुड़ते हैं, मैं कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीजों को जानने के लिए, उसके बारे में, वो किस बैकग्राउंड से रहा है, कहाँ पे पढ़ाई किया है। रिटन पार्ट में फॉर एग्जाम्पल लो कि कोई मेरे पास टेस्ट लिख रहा है, मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपने टेस्ट लिखा, पेपर वन है तो उसमें तो कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं है। पेपर टू है, थोड़ा बहुत आपको राइटिंग से पता चलता है। लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में एवरी एस्पेक्ट्स इंटरव्यू का जो पॉसिबल हो सकता है वो जानने की कोशिश एज ए मेंटर मैं करता हूँ। और बहुत सारी चीजें जब आप बोर्ड में जाते हो तो वो आपके जो डीएएफ होते हैं उससे वो पता लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये बच्चा कैसा होगा, ये कैंडिडेट कैसा है। उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। सम टाइम देखोगे कि कुछ ऐसे पर्सन जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है वो भी ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है वो भी कम मार्क्स प्राप्त करते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो जिस बैकग्राउंड से आया है, जिसकी अब तक जो अपब्रिंगिंग हुई है, उस आधार पे उसे जज करने की कोशिश। इसका मतलब क्या है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं। आपने जो पर्सनालिटी टेस्ट में जो लिखा है उसी आधार पे आपको जज किया जाएगा। यस, कम्युनिकेशन स्किल्स के भी मार्क्स हैं, जो आप ड्रेसिंग सेंस आपका है उसके भी मार्क्स हैं, जिस ढंग से आप आई कांटेक्ट करते हो उसके भी मार्क्स हैं। किसी क्वेश्चन के प्रति आप पॉजिटिव नजरिया रखते हो या निगेटिव नजरिया रखते हो, आप पॉजिटिव सोच रखते हो या निगेटिव सोच रखते हो, आप प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करने वाले हो या प्रॉब्लम का समाधान प्रेजेंट करने वाले हो, सॉल्यूशन प्रेजेंट करने वाले हो। ये सारी चीजें मायने रखता है। कुछ पर्सन हैं जो टॉप पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहां के बाद उनका ग्रोथ रुक गया है।
कुछ ऐसे पर्सन हैं जो अभी नीचे के स्तर पे हैं लेकिन कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं। कुछ ऐसे पर्सन हैं कि जो ऐसे बैकग्राउंड से आए जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आज के जनरेशन में आप लोग जो हो, बहुत सारे आप इसमें से हो जो 2000 के बाद, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2000 के बाद है। इस बैच में जो 25 वाले में जो इंटरव्यू देने जाओगे, तो कुछ ऐसे बच्चे हो जो 25 वाले इंटरव्यू में होगे, उनका डेट ऑफ बर्थ जो 2005 में होगा। तो आपने शायद और अर्बन एरिया में रहे होगे, तो आपने वो दौर नहीं देखा होगा जब इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी 2 दिन तक नहीं आती थी। हमने वो दौर गांव में देखा है। कभी कभी ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो गांव वाले चंदा कलेक्ट करके, पैसे कलेक्ट करके और उसको बनवाते थे। कभी कभी 3 4 5 डेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था। कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन हुई तो बहुत सारी समस्याएं होती थी। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज गांव में भी कई ट्रांसफार्मर आ गए हैं। मैक्सिमम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रॉपर मीटर लिए हुए हैं। उस टाइम बहुत वेरी फ्यू पीपल थे जिनके पास मीटर हुआ करता था। सब लोग ऐसे ही यूज करते थे। तो चीजें जो है काफी चेंजेस हुए। तो आपने जो कुछ देखा, आपने जिस लाइफ में जिया, उस आधार पे चीजें आपसे होती है। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का ही, यूपीएससी का ही एग्जाम का लो, किसी भी, चाहे आप अपने असिस्टेंट कमांडेंट का लो या सिविल सर्विसेज का लो। सिविल सर्विसेज तो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा। आप 1990 का पेपर देखो या अर्ली 2000 का पेपर देखो और अभी 25 का पेपर देखो प्री में, मेंस में। तो मेंस में तो चलो ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ, प्री में ड्रास्टिक चेंज हुआ है। आप देखोगे मेंस में भी बहुत ज्यादा चेंज हुआ। 60 मार्क्स के क्वेश्चन एक एक आते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। प्री में देखो, लगेगा आज आप 1990, 1980 ये सब के पेपर यदि सिविल्स का देखोगे, लगेगा क्या बच्चा वाला क्वेश्चन। आज आप देखो 23, 24, 25, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ। तो हर चीज चेंज होते रहते हैं, हर चीज चेंज होता। उस चेंजेस को आप किस ढंग से अडॉप्ट कर रहे हो, पर्सनालिटी टेस्ट में इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत होती है। आप कौन हो उसको जस्टिफाई करने की जरूरत होती है। आप एक XYZ जो भी हो, वो जस्टिफाई करना है कि यस, मैं ये कैंडिडेट हूं। आपके इंटरव्यू बोर्ड में पहुंचने से पहले बोर्ड जो है वो आपके बारे में कुछ प्रीकंसीव्ड नोशंस रखते हैं कि यस, ये इंटरव्यू जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनका बैकग्राउंड ये है, उन्होंने ये एजुकेशन प्राप्त किया हुआ है, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये है, वो ऑलरेडी इस एग्जाम के इंटरव्यू में अपियर हो चुके हैं, यानी उनके पास प्रायर एक्सपोजर है, या कुछ कैंडिडेट हैं फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपके जाने से पहले, बोर्ड में इंटर करने से पहले, वो आपके बारे में कुछ विचार रखते हैं। और यदि आप बोर्ड में इंटर करते हो और फाइनल फाइनल तक, जब आप पूरे 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट्स, वट्स एवर टाइम आपको दिया जाता है, उसमें आप ये प्रूव करने की कोशिश करते हो कि सर, जो ये डीएएफ में लिखा हुआ है, मैं उससे किसी भी स्तर में कम नहीं प्रेजेंट अपने को कर पा रहा हूं, या कहीं ना कहीं मैं उससे बेटर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। आप एटलीस्ट मिनिमम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो, आपको एवरेज मार्क्स मिलता है। लेकिन जो कुछ लिखा हुआ है और आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हो और उस स्टैंडर्ड तक से बहुत बिलो हो, तो आपके मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि समटाइम थोड़े लक के भी फैक्टर्स होते हैं। बहुत बार जब कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो जाता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उनका नजरिया चेंज हो जाता है। पॉजिटिव चीजों को देखते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं। जब कम मार्क्स आता है, जब सिलेक्शन नहीं होता है, तो ऑलरेडी एक फ्रस्ट्रेशन टाइप का होता है, दुख टाइप का होता है। या कभी कभी ऐसा एवरी टाइम होता है कि कुछ कैंडिडेट्स होते हैं ऐसे जिनसे ये एक्सपेक्टेशन, या मुझे खुद लगता है कि ये बच्चा जो है, ये कैंडिडेट जो है, इनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, लेकिन उनको नहीं आ पाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये कैंडिडेट के साथ शायद मुश्किल होगा बहुत अच्छा मार्क्स लाना, लेकिन उनके आते हैं। तो जो भी कंडीशन में आप हो, जिस भी सिचुएशन में हो,
अपने को सोचो, अपने को समझो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, छोटे छोटे चीजों से स्टार्ट करो। जैसे कि मैंने बोला ना कि जो पर्सनालिटी टेस्ट है इसमें हर कैंडिडेट को यूनिक तरीके से जज किया जाता, तो आपका प्रिपरेशन भी यूनिक तरीके से होगा, इन द सेंस कि किसी का है कि हमने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, या हमने कभी ऐसे बैकग्राउंड में ना रहे जहां प्रॉपर प्रेजेंटेशन का मौका मिला, इंटरव्यू का मौका मिला, कम्युनिकेट करने का मौका मिला, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है, होती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको स्कूल में, कॉलेज में, या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तौर पे उन्होंने सपोज नाटक कमेटी था, ड्रामा कमेटी था, उसमें भाग लिया, या गांव में, मोहल्ले में लोगों को हेल्प किया, या उस टाइप के कुछ प्रोग्राम होते थे वहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम था उसमें लोगों को अवेयर किया। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको प्रायर एक्सपोजर मिलता है। द मोर एक्सपोजर यू आर हैविंग, द बेटर इट इज। लेकिन यदि अभी किसी को एक्सपोजर नहीं मिला, तो अब तो आपके पास चांस है। और बिलीव मी, यूपीएससी बोर्ड में जाना अपने आप में एक अचीवमेंट्स की बात होती है, सक्सेस फेलियर बात की बात होती है, लेकिन वहां तक आप पहुंचते हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो इसको यूटिलाइज करना है। धीरे धीरे मैं एवरी टाइम जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता रहता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, आगे आने वाले दिनों में डिस्कस आपके साथ करूंगा। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे कि यस मुझे ज्वाइन करने से कुछ फायदा हो सकता है, देखो डियर, मैं सबको कहता हूँ कुछ क्वेश्चंस क्यूरी नॉर्मल रहते हैं, मैं किसी को नहीं कहता हूँ कि मेरे पास पेड में ज्वाइन करो, सो मेनी टाइम्स कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन यदि आपको लगता है कि डेडिकेटेड गाइडेंस से कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। आप जुड़ सकते हो जब तक इंटरव्यू चलता है तब तक। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहता है, कुछ ग्रुप सेशंस होते हैं, इंडिविजुअल मॉक इंटरव्यू, इंडिविजुअल लेवल पे आपके डीएफ के अनुसार रेगुलर रूप से फीडबैक, गाइडेंस और इनपुट मिलता है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669। आपके साथ मैं हमेशा बना हूँ। आप पर्सनल रूप से जुड़ते हो नहीं जुड़ते हो उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब के थ्रू जुड़े रहो, मैं चीज़ों को अपडेट करता रहता हूँ और रेगुलर बेसिस पे जो कुछ इनपुट मिलते हैं। ओके, थैंक यू।